कोरोना वायरस फैलने के साथ ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी थी कि गर्मियां आने के साथ ही वायरस खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अब तक इससे दुनिया भर में करीब 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह वायरस एरोसॉल पार्टिकल्स के जरिए गर्मियों में फैल रहा था। अब स्नायु तंत्र से बाहर आने वाली छोटी बूंदों के जरिए इसका फैलना सर्दियां आने के साथ बढ़ सकता है। इन बूंदों के संपर्क में आने पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन का खतरा गहराने की आशंका एक ताजा रिसर्च में सामने आई है। यह स्टडी नैनो लेटर्स जर्नल में छपी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जिन नियमों का पालन किया जा रहा है वे पर्याप्त नहीं है। स्टडी में हिस्सा लेने वाले रिसर्चर यान यिंग झू ने कहा कि उनकी स्टडी में ज्यादातर मामलों में ये पाया गया कि ये बूंदें 6 फीट से ज्यादा दूर तक जा सकती हैं। इतनी दूरी अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सुरक्षित बताई है। वहीं घर और इमारतों के अंदर वॉक इन फ्रिज और कूलर या ऐसी जगहें जहां तापमान कम होता है और नमी ज्यादा, वहां ये बूंदें 6 मीटर तक जा सकती है। इसके बाद यह जमीन पर गिरती है। उनका कहना है कि ऐसे में वायरस कई मिनट से लेकर 1 दिन तक संक्रामक हो सकता है। कोरोना वायरस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकारी और निजी ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो सकती है। डॉक्टर वी के पाल की अगुवाई में बने एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले से मौजूद कोल्ड चैन को मैप कर लिया है और कितने की जरूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल ने कहा कि वह एक दिन में 10 लाख कोरोना टीके लगाने को तैयार है। ग्रुप के पास 70 अस्पताल, 400 से ज्यादा क्लिनिक और 500 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर्स हैं। सरकार की ये कोशिश है कि वैक्सीन हासिल करने से लेकर उसे लोगों तक पहुंचाने तक की पूरी कवायद को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके। भारत के पास सभी जिलों में करीब 27,000 वैक्सीन स्टोरेज सेंटर्स हैं जो कि ई-विन से जुड़े हुए हैं। लॉजिस्टिक्स मैनेज करने में कम से कम 40,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स लगे हैं। स्टोरेज का तापमान चेक करने के लिए कम से कम 50,000 टेम्परेचर लॉगर्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के पास सबको कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की पर्याप्त क्षमता है। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा। आपको बता दें कि हाथरस में एक दलित लड़की ने कथित गैंगरेप और हैवानियत के 15 दिनों बाद दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इस मामले को देखेगा और अगर कहीं और समस्या हुई तो हम यहां हैं ही। सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL एक्टिविस्टों और वकीलों की तरफ से दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उत्तर प्रदेश में फेयर ट्रायल मुमकिन नहीं है क्योंकि जांच में कथित तौर पर लीपापोती की गई है। इन चिंताओं को दूर करते हुए चीफ जस्टिस SA बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हाई कोर्ट को इसे देखने देते हैं, कोई समस्या हुई तो हम यहां हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की। एक्टिविस्ट और लॉयर इंदिरा जयसिंह ने यूपी में निष्पक्ष जांच और ट्रायल नहीं हो पाने की दलील दी। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा की भी मांग की है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के निरीक्षण के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 50 टीमों को आज से तैनात किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में सर्दी के दिनों में प्रदूषण की स्थिति हमेशा गंभीर होती है। आज से निरीक्षण के लिए दिल्ली NCR में CPCB की 50 टीमों की तैनाती की जाएगी। CPCB के 50 टीम जाने वाले हैं
आज से अभी निकल रहे हो आप, उसके जो प्रमुख लोग हैं जो अभी यहाँ आए मॉडरेटर्स, उनका मैं स्वागत करता हूँ। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है, वो धूल इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना, दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है। तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। लेकिन पराली का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो, यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं, तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है। तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल में निर्माण कार्य के लिए वर्चुअली पहला ब्लास्ट किया। ये टनल श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये एशिया की सबसे लंबी टनल है और निश्चित रूप से लद्दाख, लेह और कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदलने में इसका उपयोग होगा। काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में एशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में एशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है, वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और एशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है।